हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये साइंस और मैथ और साइंस का पार्ट चल रहा है। इसके पिछले पार्ट्स को सॉल्व कराया जा चुका है। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उन क्वेश्चंस के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि इस वीडियो का निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त रणनीति यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रोल प्ले। ओके, रोल प्ले जो है ये मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। ये है आपका, ये देखिए, आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू हर क्लास, इसको अ टीचर आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू मल्टीप्लाई 48/4. वन ऑफ हर स्टूडेंट्स सॉल्व्ड इट orally as to multiply 48/4. We first add 48 to 48 which makes 96 and then add another 96 to reach 192. So the answer is 192. ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट हिज और हर स्ट्रैटेजी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमको स्ट्रैटेजी बताना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है ऑप्शन में। ये हिंदी में वही क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए कि अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों को 48 से 4 से गुणा करने को कहा, यानी 48 को 4 से गुणा करने को कहा, और उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल कर दिया और खुद से, मतलब बस बोल के ही, मुजवानी ही बता दिया। और 48 को यहाँ पे 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 ऐड करते हैं, उसके बाद 96 में हो जाएगा और फिर 96 को जोड़ते हैं तो 192 बन जाएगा। ओके, इसका उत्तर 192 है। अब इसमें पूछा है कि गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये आपका ऑप्शन दिया गया है, ये ए, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ लीजिए, फिर मैं सही आंसर आपको बताऊंगी। ओके, देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी वाला, ये जो दिया गया है। ओके, ये जो है ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पे सही आंसर है कि उपर्युक्त प्रश्न में ऑप्शन डी यहाँ पे ये सही हो जाएगा। एक ही उपर्युक्त प्रश्न में छात्र द्वारा किया गया गणितीय संक्रिया से स्पष्ट होता है कि छात्र ने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन दिया गया, ए बी सी। ओके, और ये आ गया आपका लास्ट डी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका ऑप्शन ए वाला जो दिया गया है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ एवं अनुभवों के बारे में चर्चा करना उचित रहता है। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ओके, अब ये देखिए, ये चारों ये दिया गया है, छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, या प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। अब हमें इसमें ये देखिए आगे ये कोड दिया गया है कि सेलेक्ट द, यहाँ पे करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये अब हमें कोड का बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि डी होगा कि सी होगा, इन चारों में से क्या होगा, ये हमें ये कोड बताना है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा ये स्टूडेंट्स बी हो जाएगा, बी वाला। बी में देखिए ये डी ऑप्शन दिया गया है, तो यानी कि ये डी वाला यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य जो है ये छात्र के विकास की निगरानी करना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना तथा समस्त शैक्षणिक क्रियाओं की देखरेख करना होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्देशक निर्णय लेना कदापि नहीं हो सकता। ओके, ये यहाँ पे फिर जो है ऑप्शन बी जो है ना, ये आपका
ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। बी में देखिए है वही डी वाला दिया गया है, तो हमारा ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका दिया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन यानी नए समस्याओं के तरीकों को सीखना आता है और समस्या समाधान को प्रबंधन में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। अतः प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान विधि सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये 111 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? तो इसका यहाँ पे ये चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए इसको। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि गणित को सीखने के लिए विभिन्न तथ्यों, नियमों, सूत्रों का आंकलन, निगमन अत्यंत आवश्यक पहलू है। ठीक है, ये सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ये क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसको मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, ये देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या होगी? तो ये ऑप्शन ए, बी, सी और ये डी। ओके, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और ये यहाँ पे देखिए ये आंसर है ऑप्शन, तो इसी ए, बी, सी और ये डी। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि शिक्षक द्वारा सिखाए गए तथ्यों से छात्रों के बीच यदि उलझन उत्पन्न होता है तो इससे स्पष्ट होता है कि अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। ओके, और गणित शिक्षण में तथ्यों को यदि, तो इसका देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा 113 का, कि गणित शिक्षण में तथ्यों को यदि दैनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा तो छात्रों को तथ्य समझने में आसानी होगी तथा गणित शिक्षण में कार्य में रोचकता आएगी। ओके, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे के क्वेश्चन को अगले पार्ट में सॉल्व कराया जाएगा, तो जुड़े रहिए इस चैनल से। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बात बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप लोग ज़रूर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही जाइए, उससे बहुत ही हेल्प मिलता है। ओके, बिलीव मी, बहुत ही हेल्प मिलता है और आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैथ पेडागोजी का है, वैसे ही आपको पेडागोजी जो है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इसको आप ये बहुत ही लेंदी इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसा आप लोग देख रहे हो, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। पेपर देख के जाओगे आप लोग को, उससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे जुड़े रहिए, इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।